पार्क के विशाल घास के मैदानों में एक छत्ता अपने चरम आकार पर पहुंच गया है। ये इतना बड़ा हो गया है कि रानी इसे छोड़कर एक नया छत्ता बनाने चली गई है और अपने साथ अपनी ज्यादातर प्रजा को भी ले गई है। ये एक इकलौती मधुमक्खी है जो नए कार्यकर्ता पैदा कर सकती है। लेकिन पुराने छत्ते की सुसंगठित मक्खियों ने एक वारिस खोजने की योजना बना ली है। उन्हीं में से एक नई रानी उभरती है। यहां हर मधुमक्खी छत्ते के रखरखाव के लिए एक तयशुदा काम करती है। इनमें से सबसे जरूरी काम होता है खाना इकट्ठा करना और इस काम का जिम्मा होता है मादा मजदूर मक्खियों पर। में बनी जेब नुमा जगह में रख कर लाती है और उसकी लंबी जीभ अपनी आबादी के भोजन के लिए फूलों का मधु बटोर लेती है। में बनी जेब नुमा जगह में रख कर लाती है और उसकी लंबी जीभ अपनी आबादी के भोजन के लिए फूलों का मधु बटोर लेती है। जब आसपास के फूलों से सब इकट्ठा कर लिया जाता है तब वो दूर के मैदानों में नए स्रोत की तलाश में निकल जाती है। इसका ये मिशन छत्ते से 3900 फीट से भी अधिक का हो सकता है। योद्धा जीत की खुशी के साथ लौटती है। उसे फूलों की एक लंबी चौड़ी जगह मिल गई है। इसमें ये अपने शरीर को सूर्य की सीध में रखकर पूरे जोश में अंग्रेजी के अंक 8 जैसे चलन से नाचते हुए अपने इस जीवन रक्षक खोजे हुए स्थान के निर्देशांक और दूरी व्यक्त कर देती है। इस सूचना के मिलते ही सभी मजदूर मधुमक्खियां पराग के स्रोत की तरफ निकल लेती हैं। अपने एक हाथियों का झुंड चरते हुए इनके छत्ते वाले इलाके में आ गया है। वो ऊपर की मुलायम पत्तियों को खाने के लिए पेड़ों को गिराने लगते हैं। अगला पेड़ इनके छत्तों वाला भी हो सकता है। आज नहीं, चौकीदार मक्खियां फेरोमोन्स। मक्खियों के पास बड़ा शरीर होगा लेकिन मक्खियों के पास तादाद है। आकर्षित करता है। इस तरह मधुमक्खियों का ये झुंड हाथियों को भगा देता है। एक बार फिर मधुमक्खियों की एक दूसरे को संदेश पहुंचाने की होशियारी ने इन्हें बचा लिया। मधुमक्खियों का काला और पीला रंग शत्रुओं को दूर रहने की चेतावनी देता दिए ये गिरगिट शिकार की ओर बढ़ता है। मेडागास्कर में 70 से भी अधिक गिरगिट की प्रजातियां रहती हैं। हर एक खुद को रंगों से व्यक्त करता है। इस अलग थलग टापू पर बहुत से ऐसे पौधे और पशु पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। यूं
यूके के दुगने क्षेत्रफल का मेडागास्कर खुद में पृथ्वी के 5% पेड़ पौधों और जानवरों को बसाए हुए है और गिरगिटों की सारी प्रजातियों में से आधी यहाँ पर हैं। 8वां महाद्वीप कहलाने वाले मेडागास्कर में जलवायु की भौगोलिक विविधता है। यहाँ गिरगिटों की सभी प्रजातियों ने स्वयं को यहाँ के वातावरण के अनुरूप ढाल लिया है। शिकार तो इनके छद्म आवरण के उपयोग का बस एक छोटा सा हिस्सा है। गिरगिट एक दूसरे से संवाद के लिए भी रंग बदलते हैं। रंग बदलने से अधिक इनकी ऊर्जा अपने प्राकृतिक रंग में बने रहने में खर्च होती है। अपनी रंगों की भाषा से ये गिरगिट चुपचाप एक दूसरे से बात कर लेते हैं, जिसके जरिए ये अपने प्रेम और दुश्मनी दोनों को जाहिर कर देते हैं। गिरगिट की त्वचा की कोशिकाओं में अति सूक्ष्म क्रिस्टल होते हैं। गिरगिट इन क्रिस्टल्स के बीच की जगह को फैला या सिकोड़ सकते हैं, जिससे उन पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होकर इनकी त्वचा का रंग बनाता है। ये रंग उन क्रिस्टल्स पर पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है। जब मादाएं मिलन के लिए तैयार होती हैं, तो उनमें एक खास रंग नजर आता है। इस मादा के इस भूरे रंग की ही तलाश इस नर को थी। मेडागास्कर के द्वीप से लेकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तक के निवासी अपने अभिव्यक्ति के तरीके ढूंढ लेते हैं। पूर्वी इलाके के ये ग्रे कैंगरू लगभग 20 के समूह में रह सकते हैं, जिसकी वजह से ये कंगारुओं की सबसे सामाजिक किस्म है। मिलजुल कर रहने का मतलब है सफल संवाद प्रणाली। ये विक्टोरियाज एल्पाइन नेशनल पार्क समेत पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के विशाल क्षेत्रों में रहते हैं। सात फीट से भी ऊंचा उन्नत मांसपेशियों वाला ये मुखिया नर अपना प्रभुत्व खड़े होकर जताता है। इस झुंड में सहवास का हक केवल इसको ही है। ये एक दूसरे को संवारकर अपने सामाजिक रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। लेकिन केवल मुखिया को ही मिलन का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अधीन नरों में पारस्परिक तनावपूर्ण स्थिति नहीं पैदा होती। जब मादाएं मिलन के लिए तैयार होती हैं, तब ये नर भी उत्तेजित हो जाते हैं। वो किसी को अपना जोड़ा बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और फिर एक सेवक की तरह मादा की देखरेख करते हैं।
ये लगभग मुखिया होने की तरह ही है। ये साथी मादा के साथ ही रहता है जब तक कि वो प्रजनन के लिए तैयार न हो जाए। उसके बाद ये मुखिया की नजरों से बचकर समागम कर लेते हैं। उन मौकों पर जब मुखिया को अपने सामने चुनौती का एहसास होता है, वो अपने दुश्मनों के सामने डटकर खड़ा होकर अपना दबदबा, अपनी पीठ मोड़कर, चारों पैरों पर चलकर या अपनी छाती जमीन पर घिसकर जताता है। एक हल्की खांसी जैसी आवाज से प्रतिद्वंद्वी समर्पण करके लड़ाई की संभावनाएं खत्म कर देता है। अपने क्षेत्र में कंगारुओं के बहुत कम शिकारी होते हैं, डिंगोज नाम के जंगली कुत्तों के अलावा। उसके बावजूद कंगारुओं का अपना एक सामाजिक दायरा उनकी रक्षा करता है। ये जितने बड़े समूह में रहेंगे उतने ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि तब खतरा भांपने के लिए अधिक कान और आंखें होंगी। लेकिन फिर भी डिंगोज हमले की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन वो तब तक इतने करीब नहीं आते जब तक कि देख न लिए जाए। फिर कंगारू अपनी रक्षात्मक नीति अपनाते हुए 30 मील प्रति घंटा से भी अधिक रफ्तार से छलांगे लगाते हुए भागते हैं। और इनकी मजबूत टांगों के जमीन पर प्रहार से जो जोरदार आवाज होती है, वो समूह को सचेत तो करती ही है, साथ ही शिकारी को डराने के भी काम आती है। एक नए और डिंगोज से भी छोटे एक और शिकारी का भी खतरा होता है। लोमड़ी। यह ऑस्ट्रेलिया में 1870 में शिकार के खेल के लिए लाई गई थी। आज ये खुद कंगारू के बच्चों की शिकारी है। ऑस्ट्रेलिया के इन तटीय घास के मैदानों से दूर एक और निवासियों का समूह जमीन और समंदर दोनों में ही आपस में संपर्क बनाए रखता है। सी लायंस जब धूप सेक रहे होते हैं तब एक चुस्त दुरुस्त समुद्री शिकारी में इनका रूपांतरण इनके नाम समुद्र के शेर को उचित सिद्ध करता है। भारी भर से एक दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। दरअसल ये अनेक कारणों से भौंकते हैं, जिसकी वजह से इनकी आबादी बहुत शोर भरी होती है। ये प्रजनन तो जमीन पर करते हैं, लेकिन शिकार तट के पास पानी में अकेले ही करते हैं। ये प्रजनन तो जमीन पर करते अगर आज के ही भोजन का इंतजाम करना है तो फिर एक टीम बनाकर काम करना होगा।